करीब 28 साल पहले की बात है दोस्तों। एक बेटा होता है, वो अपने पिता के पास आता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आपका जो कारोबार है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप अपने जो हमारी ज़मीन है उसका हिस्सा बांट कर दीजिए ताकि मैं अपना अलग से कारोबार कर सकूं, आपसे अलग हो जाऊं। लेकिन उसके पिताजी उससे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपनी ज़मीन का हिस्से बांट नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें मेरे कारोबार में साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना तो अपना खुद देख लो। अब थोड़ा समय बीतता है। अब जैसे ही समय बीतता है तो दोस्तों होता क्या है, जो उसका भाई था वो अपने पिता की ओर हो जाता है, यानी कि अपने पिता की तरफ हो जाता है, इसके साथ नहीं देता। अब जैसे ही वो उसका भाई अपने पिता का साथ देता है तो इन दोनों भाइयों में क्या है, कलह हो जाती है, यानी कि घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद ये कलह कुछ ऐसी होती है कि घर में 5 कत्ल होते हैं। और 5 कत्ल होने के बाद जैसे ही लोगों को इसका पता चलता है कि ये कत्ल किसने किया, तो लोगों का अपने रिश्तों पे से भरोसा उठ जाता है और उसके बाद जो कातिल था उसको जेल हो जाती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इतिहास अपने आप को दोबारा से दोहराता है और 28 साल बाद फिर से उसी घर में 5 लोगों का कत्ल होता है। और जैसे ही 5 लोगों का कत्ल होता है तो दोस्तों शहर में सनसनी फैल जाती है। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे आज की कहानी से कि ये आखिर इन 5 लोगों का कत्ल किया तो किया किसने। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शहर बनारस की। और बनारस में ही एक थाना लगता है भेलूपुर, और भेलूपुर थाना क्षेत्र का ही एक गाँव लगता है भदैनी। दरअसल भदैनी में ही एक पावर हाउस है और पावर हाउस के सामने से ही एक गली जा रही है, और वो गली जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आलीशान मकान है जो कि 5 मंजिला है। और उस 5 मंजिला मकान में दोस्तों लगभग 40 किराएदार रहते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, जो उस मकान का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर क्या है, एक नौकरानी आती है काम करने के लिए। उस नौकरानी का नाम है रीता देवी। अब रीता देवी के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। दरअसल 5 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 11 बजे का समय होता है। रीता देवी जैसे कि रोजाना की तरह काम करने आती है, वैसे ही 5 नवंबर 2024 की सुबह भी वो उनके घर पे काम करने के लिए आती है। अब क्या होता है, वो बाहर से दरवाजे को खटखटाती है लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलता नहीं, कोई भी अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आता। वो सोचती है कि शायद कोई अंदर कोई काम कर रहे होंगे, बाथरूम वगैरह में होंगे, तो थोड़ा इंतज़ार करती है। लेकिन दोस्तों इंतज़ार का समय बढ़ने लगता है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। अब क्या होता है, जो रीता देवी होती है इस घर की नौकरानी, वो दरवाजे में थोड़ा धक्का मारती है। अब जैसे ही वो दरवाजे में धक्का मारती है तो तुरंत दरवाज़ा खुल जाता है। अब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो दोस्तों जो घर के अंदर का दृश्य होता है उसे देखकर वो घबरा जाती है। दरअसल अंदर क्या होता है, वो दरवाज़ा खोलती है तो जो इस घर की मालकिन है, यानी कि पूरी बिल्डिंग की मालकिन है, उनका नाम है नीतू। नीतू की उम्र लगभग 45 साल है। वो घर के फर्श पे पड़ी होती हैं और वो पूरी तरह से खून से लहूलुहान होती हैं। अब जैसे ही वो अपनी मालकिन को खून से लहूलुहान देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। और जैसे ही चीख निकलती है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके घर में तकरीबन 40 किराएदार थे। तो जो चीख निकलती है तो वो बहुत ज़ोर से निकलती है, लोगों तक पहुँचती है। तुरंत जो किराएदार होते हैं सारे के सारे भागे भागे नीचे आते हैं और देखते हैं कि उनके मकान मालकिन जो है वो खून से लथपथ पड़ी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस घर में 3 बेटे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, इनका नाम नमरेंद्र उर्फ नमन है। और उसकी भी लाश एक कमरे के अंदर फर्श पे पड़ी हुई थी, यानी कि उसकी भी मौत हो चुकी थी। और इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम गौरांगी है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, और बेटी की लाश घर के एक कोने में पड़ी हुई थी। और इनका एक छोटा बेटा है जिनका नाम शुभेंद्र है, जिसकी उम्र लगभग 15 साल है। वो बाथरूम के पास पड़ा हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तीनों बच्चे भी खून से लथपथ थे। और जो सबसे छोटा वाला बेटा था जिसकी लाश बाथरूम के पास थी, उसे देख के ऐसा लगता था कि उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की
लेकिन उसके ऊपर किसी चीज़ से वार किया गया तो वो अपने आप को बचा नहीं पाया। और दोस्तों, जैसे ही किराएदार इस सारे नज़ारे को देखते हैं तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। और अब पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीएम एस राजलिंगम, डीसीपी गौरव बेसपाल, एसीपी नीतू कादियान, एसीपी धनंजय कुमार मिश्र और साथ ही भेलूपुर और आसपास की पुलिस थानों की पुलिस यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुलिस फोर्स मौका वारदात पर पहुंच जाती है। डॉग स्क्वाड आता है क्योंकि एक ही घर में 4 कत्ल जो हुए हैं। अब ये 4 कत्ल किए किसने हैं और क्यों किए हैं, अब पुलिस बस यही जानना चाहती थी। अब दोस्तों, इस घर में से एक इंसान गायब था और वो था घर का मुखिया राजेंद्र गुप्ता। अब पुलिस वाले पूछते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, किराएदार होते हैं, उन सबसे जो इस घर का मुखिया है राजेंद्र गुप्ता वो कहाँ है। तो किराएदार और आसपास के लोग बताते हैं कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद रहता है। हो सकता है कि राजेंद्र गुप्ता ने ही अपनी पत्नी और अपने तीनों बच्चों की हत्या की हो। अब जैसे ही पुलिस को ये महसूस होता है कि शायद राजेंद्र गुप्ता ने ही अपनी पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या की है, तो पुलिस क्या करती है, तुरंत राजेंद्र गुप्ता को ढूंढने में लग जाती है। और अब दोस्तों, जहां जहां राजेंद्र गुप्ता जा सकता था पुलिस ने हर जगह पे दबिश मारी, लेकिन राजेंद्र गुप्ता नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस क्या करती है, इसके नंबर को सर्विलांस पे डालती है और ये सर्च करती है कि इसका नंबर इस समय कहाँ पर ऑन है। और आखिरकार पुलिस को राजेंद्र गुप्ता की लोकेशन पता चल जाती है। दरअसल भदैनी से 15 किलोमीटर दूर रोहानिया के पास एक मीलपुर रामपुर जगह लगती है। वहीं पर निर्माणाधीन मकान के पास उसकी लोकेशन पाई जाती है। तुरंत पुलिस क्या करती है, उस लोकेशन को कैच करती है और तुरंत उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और जो इसकी लोकेशन थी उसे चारों तरफ से घेर लेती है। दोपहर 2 बजे का समय होता है। राजेंद्र कुमार गुप्ता एक चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ होता है। अब पुलिस चुपचाप से जाती है और तुरंत उस मच्छरदानी को हटाते हैं पुलिस वाले। अब जैसे ही वो देखते हैं तो पता चलता है दोस्तों, राजेंद्र कुमार गुप्ता को भी गोली मारकर मार दिया गया है, यानी कि राजेंद्र कुमार गुप्ता की भी हत्या कर दी गई है। और एक नहीं बल्कि 2 गोली, एक गोली सीने पर और दूसरी गोली कनपट्टी पर। और अब दोस्तों, जैसे ही पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता की भी हत्या कर दी गई है तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग ये सोच रहे थे कि राजेंद्र गुप्ता ने ही अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की है। लेकिन अब राजेंद्र कुमार गुप्ता की भी हत्या हो गई है। अब सारे शहर में बस यही बात हो रही थी कि अचानक से एक ही परिवार के 5-5 लोगों की हत्या आखिर की तो की किसने। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी कि आखिर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की तो की किसने। अब मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है दोस्तों, जो राजेंद्र कुमार गुप्ता है उनको 2 गोलियां लगी थीं, इनकी पत्नी को 2 गोलियां लगी थीं, इनके बड़े वाले बेटे को 3 गोलियां लगी थीं, इनकी बेटी और छोटे वाले बेटे को भी 2-2 गोलियां लगी थीं। और ये जितनी भी गोलियां चली थीं ये 32 बोर के हथियार से चली थीं। और इन 5 में जो गोलियां लगी थीं दोस्तों वो एक ही हथियार से चलाई गई थीं। अब दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके किराएदारों से पूछताछ करते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पर जब 4 लोगों की 2-2, 3-3 गोलियों से हत्या की जा रही थी तो क्या आप लोगों को गोलियों की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जो किराएदार हैं और अड़ोसी पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि साहब हमें तो पता ही नहीं चला कि गोलियां कब चली, क्योंकि ये जो था दीपावली का समय था और सभी लोग ये कह रहे थे कि पटाखों की आवाज़ में कहाँ गोली चल रही है, कहाँ पटाखे चल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, उस घर में 40 किराएदार थे। 40 किराएदार मतलब कि 40 परिवार, और उन 40 परिवारों को ये ही नहीं पता कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उनके जो मकान मालकिन हैं और उनके 3 बच्चे हैं, उन सब की गोलियों से हत्या की जा रही है। अब दोस्तों, अब ये खबर जो मीडिया में घूम रही थी तो पता चलता है कि यहाँ पर जो है पहले पन्ना साहब रहा करते थे और उनका जो है रिक्शों का कारोबार था। अब पन्ना साहब का एक बेटा होता है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण होता है। अब पहले पन्ना साहब उस रिक्शे के कारोबार को करते थे, उसके बाद में लक्ष्मी नारायण जी करते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा, इनके पास टोटल 200 रिक्शे थे उस समय पे। आज तो ट्री चल रही है, ई रिक्शे वगैरह चल रहे हैं,
उस समय पे 200 रिक्शे थे, तो ये क्या करते थे, उन रिक्शों को किराए पे दिया करते थे और उन्हीं से अपना व्यापार किया करते थे। अब दोस्तों, जो लक्ष्मी नारायण थे, उनके पिताजी के खत्म होने के बाद लक्ष्मी नारायण अपने पिताजी की जिम्मेदारी संभालते हैं। अब जो लक्ष्मी नारायण थे, वो जो रिक्शों का व्यापार करते थे, इनके 3 बेटे होते हैं। इनका पहले बेटे का नाम होता है राजा, दूसरे का नाम राजेंद्र कुमार गुप्ता और तीसरे का नाम होता है कृष्णा गुप्ता। अब दोस्तों, होता क्या है, लक्ष्मी नारायण जी अपने व्यापार को चला रहे थे। अब इनके तीनों बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो इनका बड़ा बेटा होता है राजा, वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार था। दूसरे नंबर का बेटा था राजेंद्र कुमार गुप्ता और एक तीसरे नंबर का बेटा था कृष्णा गुप्ता। अब क्या होता है, राजेंद्र कुमार गुप्ता जब बड़ा हो जाता है तो एक दिन वो अपने पिताजी के पास आता है, यानी कि लक्ष्मी नारायण जी के पास, और वो उनसे कहता है कि पिताजी, मुझे आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, वो थोड़ा समझ में नहीं आता, ना ही मुझे पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप जो है अपनी जायदाद का हिस्से बांट कर दो ताकि मैं अपना अलग से काम खोल लूं। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी साफ साफ कह देते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपनी संपत्ति का हिस्सा बांट नहीं करूंगा, क्योंकि हिस्सा बांट हो जाएगा तो घर अलग अलग हो जाएंगे और ना मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के घर अलग अलग हो। इसीलिए मैं अपनी संपत्ति का जो है हिस्सा बांट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें करना है तो अपना काम जो अलग से करना चाहो तो कर लो, मेरे को उससे कोई परेशानी नहीं है। और अब जैसे ही लक्ष्मी नारायण ये वाली बात बोलते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण का जो फैसला होता है, इसमें कृष्णा गुप्ता जो है, उनका छोटा वाला बेटा, उनका साथ दे देता है और जो राजेंद्र कुमार गुप्ता होता है वो अलग थलग पड़ जाता है। और ये वाली बात राजेंद्र कुमार गुप्ता को बहुत बुरी लगती है कि उसके छोटे भाई ने उसका साथ नहीं दिया, वो अपने पिताजी के पक्ष में बोला। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है, आज से लगभग 28 साल पहले राजेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने भाई और अपनी भाभी को किसी शूटर से कह के मरवा दिया था। अब किसी शूटर से कह के मरवाया था या खुद मारा था, ये अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अपने सगे भाई और अपनी भाभी की हत्या करवा दी थी। इन दोनों के दोस्तों 3 बच्चे थे, जिनमें कि 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। अब जैसे ही राजेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने भाई की हत्या करवाई तो इनके जो पिताजी हैं लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने अपने बेटे राजेंद्र कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और उन्होंने साफ साफ कहा कि इसी ने मेरे बेटे और बहू की हत्या की है और हो सकता है कि ये मेरी भी हत्या कर दे। तो अपने लिए सुरक्षा गार्ड की उन्होंने पुलिस वालों से रिपोर्ट लिखवाई। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनके लिए एक सुरक्षाकर्मी तैनात करवा देते हैं। तो उनके साथ में क्या होता है, एक सुरक्षाकर्मी हमेशा रहता है। अब दोस्तों 13 से अभी उनके जो भाई भाभी थे, उनकी 13वीं भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही क्या होता है, राजेंद्र कुमार गुप्ता क्या करता है, जो अपने पिताजी होते हैं उनमें गोली मरवा देता है। फिर जो उनका सुरक्षा गार्ड होता है उनमें भी गोली पड़ जाती है, क्योंकि वो उनको बचाने के लिए आगे आता है, तो सुरक्षा गार्ड भी मारा जाता है। अब बताया जाता है कि इनके घर में शराब का कारोबार भी था, तो वहाँ पे कोई आदमी शराब पी रहा होगा बैठा बैठा, पता चलता है कि एक गोली उसमें भी पड़ जाती है। अब 13 दिन के अंतराल में राजेंद्र कुमार गुप्ता की वजह से 5 लोगों की हत्या हो जाती है। और जैसे ही 5 लोगों की हत्या होती है तो पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है कि एक बेटे ने जायदाद के चक्कर में अपने भाभी और अपने पिता की हत्या करवा दी है। और दोस्तों, जब पहले इनके बेटे और बहू की हत्या हुई थी तो मामले की पैरवी के लिए लक्ष्मी नारायण जी सामने थे, लेकिन अब क्या है, लक्ष्मी नारायण जी की भी हत्या हो गई। तो उन सभी की पैरवी के लिए उनकी पत्नी शारदा देवी भी अपने बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है कि इसी ने मेरे बेटे, बहू, पति और सुरक्षाकर्मी और जो वहाँ पे शराब पी रहा था, इन सभी की यानी कि 5 लोगों की हत्या की है या करवाई है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। दरअसल फिर क्या होता है, पुलिस आती है, राजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार करती है और जेल ले जाती है। लेकिन जो उनकी माँ थी शारदा देवी, उस हिसाब से, जिस हिसाब से पैरवी करनी चाहिए, उस हिसाब से नहीं कर पाती। बताया जाता है कि राजेंद्र गुप्ता ने अपनी माँ को समझा लिया था, मना लिया था, बुझा लिया था, क्योंकि अब पति है नहीं, बड़ा बेटा मानसिक रूप से बीमार है, छोटा बेटा मर चुका है, बहू भी मर चुकी है, अब बचा कौन, खाली राजेंद्र गुप्ता। तो माँ जो है अपने बेटे की बातों में आ जाती है और आखिरकार 2-3 साल में यानी कि 2003 में
राजेंद्र गुप्ता की जमानत हो जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। और इसी बीच 2005 में वो शादी कर लेता है। और वो शादी करता है दोस्तों, कलकत्ता की एक लड़की होती है और उससे उसको 2 बेटियां पैदा होती हैं। लेकिन अपने पति के ऐसे कुकृत्यों को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने मायके चली जाती है और वहीं पे रहना शुरू कर देती है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 2003 में राजेंद्र गुप्ता जेल से छूट के आया था तो इसके घर के सामने एक नीतू नाम की लड़की रहा करती थी। नीतू जाति की ब्राह्मण थी और ये गुप्ता था। अब नीतू के साथ में इसका प्रेम संबंध हो जाता है और बाद में क्या होता है, ये नीतू से शादी कर लेता है। अब जैसे ही ये नीतू से लव मैरिज करता है तो नीतू के परिवार वाले लोगों को पता चलता है। नीतू के परिवार वाले भी राजेंद्र गुप्ता को जानते थे कि ये कैसा इंसान है, इससे दूर रहना चाहिए। तो नीतू के परिवार के लोग क्या करते हैं, इस एरिया को छोड़ के ही, बल्कि इस शहर को छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं, कहीं और रहने लग जाते हैं। अब राजेंद्र गुप्ता और नीतू से 3 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। और दोस्तों अब वक्त का पहिया आगे बढ़ने लगता है, समय बीतने लगता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इनका भाई था कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू, जिनकी कि राजेंद्र गुप्ता ने आज से 28 साल पहले हत्या करवाई थी, उनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें कि 2 बेटे और 1 बेटी है। जिनमें कि एक बेटे का नाम जुगनू उर्फ प्रशांत होता है, दूसरे बेटे का नाम विक्की होता है और तीसरी बेटी का नाम डॉली होता है। यानी कि 2 बेटे और 1 बेटी है। अब इनकी परवरिश की जिम्मेदारी जो है इनकी दादी शारदा देवी पर आ जाती है। अब इनकी दादी इनकी परवरिश बहुत अच्छी तरह से करती है और उसके बाद में ये लोग अपनी अपनी जगह पे सेटल हो जाते हैं। बताते हैं कि बेटी की शादी जो है दिल्ली में हुई है और जो 2 बेटे हैं वो बेंगलोर में रह रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, ये दोनों बेटे बेंगलोर में रह रहे हैं। अब क्या होता है, 5 नवंबर की शाम को और उससे पहले भी इनका जो बड़ा वाला बेटा है वो शहर में दिखाई दिया था घर के आसपास। अब बताया जा रहा है और गुप्त सूत्रों से पता भी चलता है, न्यूज़ में, रिपोर्टों में, अखबारों में आती रहती है। वो लोग बता रहे हैं कि कृष्णा गुप्ता के बेटे ने अपनी माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन 5 लोगों की हत्या करवाई है। अब जो वाला बेटा उनको शहर में घूमता मिला था वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अभी भी पूरे परिवार के हत्यारों को ढूंढने में लगी पड़ी है कि किसने हत्या की है। क्या कृष्णा गुप्ता के बेटे ने ही अपनी माता पिता का हत्या का बदला लिया है या किसी और ने कोई और रंजिश निकाली है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही वाराणसी में 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया तो पूरे शहर में सन्नाटा फैल गया है और सभी लोग दहशत में हैं कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, अभी 7 तारीख है, आज 7 नवंबर 2024, अभी भी इनके जो केस है उसका फैसला आया नहीं है, किसने हत्या की है किसने नहीं की। जैसे ही कुछ आएगा तो मैं तुरंत आपको अपने चैनल पे इसके बारे में पूरी रिपोर्ट दूंगा। और दोस्तों आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।